हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंज लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम या फिर कहें जेई एग्जाम या फिर नीट एग्जाम, इन सारी एग्जाम्स के लिए आईएमपी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ाया था, क्या आपने देखा है? कभी नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को पूरा देखें, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, पर फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए मैं लॉ को समझा देता हूं और फिर हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहले हमने कल 2 लॉ पढ़े थे, या फिर कहें लेक्चर नंबर 1 में 2 लॉ पढ़े थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक था लेंज लॉ। ठीक है, तो ये दोनों लॉ हमने पढ़े थे। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, आपको याद होगा, EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा, EMF उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स स्लोली चेंज हो रहा है तो EMF भी क्या होगा, स्लोली या फिर कम प्रोड्यूस होगा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था। और लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ जो है कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ कॉइल, या फिर करंट कहें, कॉइल कहें या फिर सर्किट कहें, इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब ये है कि भैया ये फैराडे लॉ तो कहता है, फैराडे लॉ कहता है कि भैया EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा, EMF उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स स्लोली चेंज हो रहा है तो EMF भी कम पैदा होगा। पर लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जो EMF पैदा हुआ है या फिर करंट पैदा हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। EMF जो पैदा हुआ है या फिर करंट जो पैदा हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये क्या कहता है, देखिए डायरेक्शन क्या कहती है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ कॉइल, मतलब कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये जो उसका कॉज है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। बच्चों, किसी ना किसी कारण से तो EMF पैदा हुआ है, और EMF पैदा होने के पीछे रीजन कौन है, फ्लक्स का चेंज होना। कभी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF पैदा होगा, पर फ्लक्स जिसने इसे प्रोड्यूस किया, फ्लक्स ने ही पैदा किया है, तो ये फ्लक्स के चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, तो एक काम करते हैं, हम इसे समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उम्मीद करता हूं कि जब ये पढ़ेंगे तो आपको एकदम से लेंज लॉ क्लियर हो जाएगा और इसका स्टेटमेंट भी समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है कि फैराडे लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है इंड्यूस EMF का, और लेंज लॉ क्या देता है, डायरेक्शन देता है इंड्यूस EMF की। तो याद रखिएगा, ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF देता है, कौन सा लॉ, फैराडेज लॉ। और लेंज लॉ क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। याद रखिएगा। तो अब बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया कि सर लेंज लॉ थोड़ा सा भी समझ नहीं आया है, तो मैंने कहा था कि लेंज लॉ पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इंड्यूस EMF पर मैं वीडियो एक और बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपको मैं फिर पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अब सर समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए, तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किसका दिया जा रहा है, लेंज लॉ का। और मैं यहाँ पर 2 केस लेके समझाऊंगा, आप देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, तो मैं लेंज लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब लेंज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक कॉइल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, एक कॉइल, आपको दिख रही होगी एक कॉइल। इस कॉइल में मैंने क्या लगा दिया है बच्चों, गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। ये कॉइल है, थोड़ा सा डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये कॉइल है जिस पर मैंने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है बच्चों, मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल जो है इस तरफ है, कॉइल की तरफ है, और साउथ पोल जो है कॉइल के दूसरी तरफ है।
अब यहाँ पर क्या किया, मैं तेजी से इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये मैग्नेट क्या होगी, मूव करेगी मूव करेगी मूव करेगी और मूव करती जाएगी। करेगी सर, बिल्कुल करेगी। देखिए ये रुक नहीं रही है। मैं अब देखिए कोई चलती चीज़ तो बोर्ड पे बना नहीं सकता हूँ, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मैग्नेट तेजी से क्या हो रही है, कॉइल के पास जा रही है, रुकी नहीं है। याद रखना, रुकी नहीं है, ये तेजी से क्या कर रही है, v वेलोसिटी से इस मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रही है। तो अब सर लेंज लॉ क्या कहता है, तो लेंज लॉ पहले तो ये समझना होगा लेंज लॉ लगाते क्यों हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए, लेंज लॉ गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मतलब लेंज लॉ जो है वो ईएमएफ की या फिर करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो पहले तो फैराडे लॉ पे चलते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है कि जैसे ही मैग्नेट तेजी से इसके पास आ रही है, तेजी से पास आ रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। जैसे ही मैग्नेट को तेजी से कॉइल के पास लाए तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा। सर बिल्कुल आ गया, ईएमएफ पैदा होगा। अब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब कौन दे रहा है, लेंज लॉ। देखिएगा अब मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखिए जैसे ही नॉर्थ पोल पास आया तो लेंज लॉ कहता है कि भैया इसमें जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, वो इस तरह से होगी, इस तरह से होगी कि सच दैट इट अपोजेस द कॉज। जो कॉज है ईएमएफ पैदा करने का, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो देखिएगा जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास आया तो कॉइल बोलेगी भाई नॉर्थ पोल तू मेरे पास आ रहा है, तू मेरे पास मत आ। सर क्यों, ऐसा क्यों बोलेगा लेंज लॉ? लेंज लॉ कहता है कि भैया जो इसका कारण है ईएमएफ पैदा करने का, और कारण क्या है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो लेंज लॉ कहता है कि ये नॉर्थ पोल यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज क्रिएट हो जाएगी जो नॉर्थ को पास आने से रोकेगी। अब सोचने की बात है, नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा, नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा? तो आप कहेंगे नॉर्थ को पास आने से चार्ज रोक सकते हैं। सर नॉर्थ पोल का चार्ज से क्या संबंध? तो जवाब है चार्ज तो नहीं रोक सकते। क्या नॉर्थ पोल को एक साउथ पोल रोक सकता है? एक मिनट, नॉर्थ पोल को साउथ पोल रोक नहीं सकता है, तो और तेजी से उसे आने देगा। तो आप सोच के बताएं नॉर्थ पोल को पास आने से कौन रोक सकता है? तो जवाब है नॉर्थ पोल को पास आने से सिर्फ एक ही पोल रोक सकता है, उसका नाम है नॉर्थ पोल खुद। तो बच्चों आपको बता दूं, जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो इस वाले फेस पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। और देखिए नॉर्थ पोल का फैशन देखिएगा, फैशन यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बच्चों, नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। लेंज लॉ बोल रहा है, लेंज लॉ बोलता है कि भैया इसमें जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये कॉज को अपोज करेगा, कॉज कारण को अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल जैसे ही पास आया तो ये कॉइल के इस फेस पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और देखिए नॉर्थ पोल का फैशन कैसा है, देखिए फैशन कैसा है। तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल का फैशन कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए बच्चों, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूँ केस 1 समझ में आया होगा। और ये हमने किससे बताया बच्चों, लेंज लॉ से। किससे बताया बच्चों, लेंज लॉ से। देखिए अब मैं केस 2 ले रहा हूँ। केस 2 में फिर से यही आपकी सुंदर सी परी कॉइल है। हाँ सर ये परी कॉइल है। उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, और नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए मैं सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, सेकंड केस में इस मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ। किससे, इस कॉइल से दूर। सर फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे, फर्स्ट केस में इस कॉइल को मैं पास ला रहा था। अब सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉइल से दूर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ था, यहाँ से दूर जा रहा है और यहाँ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये रुक नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए वीडियो में आप किसी चीज़ को चलते हुए तो नहीं बता सकते, बोर्ड पे चलते हुए तो बता नहीं सकते, बस मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेट लगातार क्या कर रही है, दूर जा रही है। और बच्चों बताओ कौन सा पोल कॉइल से दूर जा रहा है? तो आप कहेंगे सर
मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जा रहा है। तो लेंज लॉ कहता है कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कॉइल कहेगी कि भैया जो तू कर रहा है मैं तो तेरा अपोज करूंगा, जो तू कुछ भी करे मैं तो तेरा अपोज करूंगा। तो देखिए नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कॉइल कहेगी भैया मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जो तू करेगा मैं तो अपोज करूंगा। तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पर कॉइल कहेगी कि मैं तुझे दूर जाने नहीं दूंगी। नॉर्थ पोल को दूर जाने से कौन रोक सकता है? नॉर्थ पोल नहीं। नॉर्थ पोल कभी हो गया तो नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करके और दूर भगा देंगे। तो बच्चों बताओ, नॉर्थ कभी दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से कौन रोक सकता है? नॉर्थ को दूर जाने से कौन रोक सकता है? जवाब है कौन बच्चों? साउथ पोल। कौन बच्चों? तो यहाँ पर इस कॉइल पर क्या क्रिएट हो जाएगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और देखिए साउथ को हमने किस फैशन में डिज़ाइन किया है, देखिए किस फैशन में। तो आप कहेंगे सर ये फैशन कुछ इस तरह से, देखिए ये करंट की डायरेक्शन है जो एरो लिखा हुआ है। तो एरो बच्चों बताओ किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? जवाब है क्लॉक वाइज। किस डायरेक्शन में है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो आपसे कोई पूछे कि लेंज लॉ किस लिए यूज़ होता है, तो लेंज लॉ यूज़ होता है इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए। इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। सर किस तरह से? जो भी कारण होगा ईएमएफ पैदा करने का, कॉइल उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। जैसे नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। क्यों? तू मेरे पास मत आ। नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ को पास आने से रोकेगा। तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है? खुद नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ, यहां से नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से कौन रोक सकता है? तो जवाब है साउथ पोल। तो इस बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। एक काम करते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछेंगे कि सर नॉर्थ की जगह में साउथ को ही पास लाए और साउथ को दूर ले जाएं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए केस 3 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? केस 3 लेते हैं और छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे क्लियरिटी बने। तो यहाँ पर मैं केस 3 का डायग्राम ले रहा हूँ। मज़ा आना चाहिए बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेंज लॉ बहुत कम लोगों को समझ आता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए केस 3 में मैं यहाँ पर इस मैग्नेट को तेज़ी से पास ला रहा हूँ। देखिए तेज़ी से पास ला रहा हूँ। तो आप बताएं, आप खुद जवाब दें। यहाँ पर मैग्नेट तेजी से पास आ रही है, पर मैग्नेट का कौन सा हिस्सा कॉइल के पास आ रहा है? तो आप कहेंगे मैग्नेट का साउथ पोल जो है कॉइल के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉइल के पास जैसे ही आएगा, तो लेंज लॉ कहता है कि साउथ पोल जैसे ही पास आएगा तो कॉइल जो होगी साउथ पोल के आने का अपोज करेगी। अब बच्चों बताओ, साउथ पास में आ रहा है तो साउथ को पास आने से कौन रोक सकता है? तो जवाब है साउथ को पास आने से कौन रोक सकता है बच्चों? कौन रोक सकता है? खुद साउथ, क्योंकि साउथ को क्या करेगा? रिपेल। ये जैसे ही पास आएगा तो यहाँ पे साउथ क्या कहेगा कि भैया तू मेरे पास मत आ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका कारण है ईएमएफ पैदा करने का, ये इसका अपोज करेगा। तो साउथ जैसे ही पास आएगा तो साउथ को कौन पास आने से रोकेगा? खुद साउथ पोल। तो यहाँ पर बच्चों बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? जवाब है क्लॉक वाइज। किस याद रहेगा बच्चों? अब केस 3 के बाद केस 4 भी समझा देते हैं बच्चों। अब तो समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, इनकी डायरेक्शन को रटो मत, लेंज लॉ को समझो। लेंज लॉ को समझो। कोई पास आ रहा है तो पास आने से कौन रोकेगा? पास आने से कौन रोकेगा? उनका जस्ट अपोजिट चीज़। जैसे साउथ पास आ रहा है तो साउथ को पास आने से कौन रोकेगा? साउथ पोल। नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा? नॉर्थ पोल। साउथ को दूर जाने से कौन रोकेगा? नॉर्थ पोल। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सफलता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, पर फिर भी कोशिश मेरी चल रही है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या हो रही है? दूर जा रही है। हाँ सर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब ये मैग्नेट दूर जा रही है। सर मैग्नेट का कौन सा हिस्सा कॉइल के पास वाला कौन सा हिस्सा दूर जा रहा है? तो जवाब है साउथ पोल दूर जा रहा है। अब साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोकेगा? साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोकेगा? सर साउथ पोल को दूर जाने से नॉर्थ रोकेगा, क्योंकि साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ उसे क्या करने की कोशिश करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर
क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल। और बच्चों नॉर्थ की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी, क्या एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से कहूँगा ये सारे केस को रटने की ज़रूरत नहीं है कि यार कितने रटोगे। मैं आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ और ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको करवा के मैं इनकी डायरेक्शन निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। और मेरे को एक टॉपिक और पढ़ाना है, उसे थ्योरेटिकली मैं समझा देता हूँ। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया बच्चों? चलिए, अब लेंस लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ समझ में आ गया। अब आप इसे ऑन वर्ड में खुद के शब्दों में लिख सकते हैं, और कभी नहीं लिखना है तो बुक में इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, या फिर मैं नोट्स देने की कोशिश करूंगा। जो बुक में लिखा है वैसे नोट्स देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है वीडियोज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ। लेंस लॉ is a consequence of law of conservation of energy। सर इसका मतलब क्या है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, तो इस पर तो आप डब्बा भी लगा दें, और इसका मैं पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, पर आपको इसके नोट्स खुद बनाने होंगे। ये मैं फिर से बोल दूँ कि नोट्स खुद से बनाएं। ठीक है, तो लेंस लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया लेंस लॉ जो है वो कंसिक्वेंस है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसका मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट नहीं हो रही है। देखिए मैं इसका थोड़ा सा समझाता हूँ, इसकी भाषा पे नहीं जाता हूँ। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर क्या? कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है ना, इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि यार हमें तो बचपन में पढ़ाया गया है कि एनर्जी अपने आप पैदा नहीं हो सकती, कोई एनर्जी लॉस हो रही होगी, उसके बदले में दूसरी एनर्जी पैदा हो रही होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर पैदा हो रही है। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो लॉस हो रही होगी? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि लेंस लॉ जो है वो कंसिक्वेंस है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कॉइल है, मैं एक से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉइल नज़र आ रही होगी। हाँ सर बिल्कुल आ रही है, ये कॉइल नज़र आ रही है, आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये रही एक कॉइल। अब इस कॉइल के पास में क्या आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? नॉर्थ पोल आ रहा है। तो यहाँ पर इस कॉइल के इस फेस पर क्या क्रिएट होगा? तो जवाब है नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बच्चों? नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस मैग्नेट को क्या पास आने से रोकेगा? देखिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ। अब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इसे पास आने से रोकेगा, मतलब दूर भेजने की कोशिश करेगा। पर ये तो लगातार क्या हो रहा है? इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से फिर भी क्या हो रहा है? पास आ रहा है। नहीं आया है समझ में सर? बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए ये नॉर्थ पास में आ रहा है, पर ये नॉर्थ इसे क्या कर रहा है? पास आने से रोक रहा है। पर ये तब भी तो कॉइल ये मैग्नेट जो है पास आ रही है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है पास आने के लिए। देखिए ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये नॉर्थ इसे क्या कर रहा है? अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तब भी तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क डन करके पास आ रहा है। तो यहाँ पर इस मैग्नेट द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? ब्लू पेन से लिखता हूँ, work done by magnet against the force of repulsion
इज कन्वर्टेड इनटू, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, कभी यहाँ नहीं दिख रहा हो तो वैसे दिखना चाहिए, रिपल्शन, ये रिपल्शन लिखा है, वर्क डन बाय मैग्नेट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कॉइल। सर नहीं आया, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर मैग्नेट पास आ रही है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथों द्वारा एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अभी देखिए, कभी यहाँ पर कॉइल नहीं होती तो ये आसानी से घूमता, आसानी से आ रहा था। देखिए कभी यहाँ पर कॉइल नहीं है तो ये आसानी से आता कि नहीं आता, ये आसानी से आता। पर यहाँ पर कॉइल है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। अब नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा। बिल्कुल करेगा सर। अब अपोज करेगा तब यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इसके पास आने के लिए। यही एक्स्ट्रा वर्क डन जो है, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन का है, कन्वर्टेड हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा, तो देखिए अब यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है, देखिए नॉर्थ दूर जा रहा है तो आसानी से जा सकता है। अभी कॉइल नहीं है तो ये आसानी से जाएगा। पर कॉइल है तो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ को दूर जाने से कौन रोकेगा, साउथ पोल। अब यहाँ पर ये दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोक रहा है इसे, तो यहाँ पे वर्क डन फिर से कौन कर रहा है, मैग्नेट, क्योंकि ये आसानी से जा सकता था पर इस कॉइल ने उसे रोक रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर वर्क डन किया तो इस वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कॉइल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा, वर्क डन बाय मैग्नेट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन की जगह इस बार अट्रैक्शन आएगा। सर अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो ये तो इसे क्या करने में लगा हुआ, अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, दूर जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैग्नेट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और सच बताऊं, कभी आपको ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है, लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक्सप्लेन करूं तो आपको इसको बड़ा सा ऐसे फॉर्म में लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके नोट्स ज़रूर तैयार कर लें, मैं आपसे विनती करता हूँ नोट ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे अब नोट डाउन कर ले। फाइनली अब हम लेंज लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लेंज लॉ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, और मैं वादा करता हूं कि लेंज लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ मेटलिक लूप। ये रहा मेटलिक लूप, इसमें आपको करंट की डायरेक्शन आपको प्रिडिक्ट करनी है। चलिए, और आपको दिया क्या हुआ है, एक वायर, ये दिख रहा है वायर, ए बी वायर। इस ए बी वायर में करंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब बच्चों आपको लेंज लॉ पता होना चाहिए, इस चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए कि भैया इस चैप्टर में करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब कोई चीज़ पहले कम थी और बाद में जाके क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है, तो करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। हाँ है ना। अब लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इसमें जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से होगा कि ये इसके कॉज का अपोज करेगा। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर करंट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ कहता है कि इस लूप में जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से होगा कि ये इसके इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। अब बच्चों बताओ, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा करंट पैदा करना होगा जो इस करंट को बढ़ने से रोके। देखिए मैं कहानी समझाता हूँ। एक बस तेजी से चली आ रही है,
तो तेजी से इंक्रीज हो रही है उसकी स्पीड, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, हाँ या ना, तभी तो उसकी स्पीड को क्या किया जा सकता है, इंक्रीजिंग स्पीड को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर करंट जो पैदा होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। अब बच्चों यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कभी करंट यहाँ पर पैदा कर दूं, मैं क्या नियम के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में पैदा होगा, तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग करंट को ये वाला करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर लेंज लॉ से, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग करंट को कौन अपोज कर सकता है, कौन अपोज कर सकता है, इस डायरेक्शन में एक करंट पैदा कर दिया जाए, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस तरह से है, तो आपसे कोई पूछे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो जवाब है क्लॉकवाइज। क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब बी क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए से बी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन सा करंट है, डिक्रीजिंग करंट। अब बच्चों बताओ, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, कोई चीज़ करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि भैया जो तू कुछ भी कर रहा है मैं तो तेरा अपोज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक बस रुक रही है, तो लेंज लॉ कहता है कि जो बस रुक रही है उसे रुकने से रोकना है। उसकी स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है, तो उसकी स्पीड को क्या करना है, ज़्यादा करना है। अच्छा बच्चों बताओ, कभी इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो करंट पैदा होगा, यहाँ पर जो करंट पैदा होगा इसका अपोज करेगा। अब बच्चों बताओ डिक्रीजिंग का अपोज कौन करेगा, तो यहाँ पर आपको इसी डायरेक्शन में करंट पैदा करना होगा, हाँ है ना। क्योंकि देखिए आप समझे नहीं, देखिए मान लीजिए एक बस, मैं बस का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस एक रुक रही है। अब बस रुक रही है तो रुकने से रोकने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे तो चलाना पड़ेगा। अब चलाना किस डायरेक्शन में पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में पड़ेगा, हाँ है ना बच्चों। कोई बस रुक रही है, कोई बस रुक रही है, तो इसमें जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से होगा कि इसके रुकने का अपोज करेगा। अब यहाँ पे इसके रुकने का अपोज हो रहा है, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा कि उसकी रुकी हुई स्पीड को बढ़ा दे। अब रुकी हुई स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना होगा, सेम ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। माना कि एक नंबर का क्वेश्चन है पर मज़ेदार है। अब बच्चों बताओ, सी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि करंट इस बार कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों सोचो, करंट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। और आप जानते हैं फैराडे लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। पर कभी फ्लक्स कभी चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कभी कांस्टेंट है। तो आप तो जानते हैं बच्चों, मैथ्स के धुरंधरों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ईएमएफ कितना होगा, 0। तो बच्चों बताओ करंट कितना होगा, 0। इसका मतलब इसमें करंट ही पैदा नहीं होगा, हाँ है ना बच्चों। करंट पैदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि करंट कांस्टेंट था। करंट चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। और जो चेंज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ईएमएफ 0 होगा तो करंट भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसमें करंट पैदा नहीं होगा, याद रखिएगा, करंट पैदा नहीं होगा। सर इन दोनों में होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ, हाँ या ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ तेजी से भाग रही है तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, ये चीज़ इधर भाग रही है तो फ्रिक्शन उसे रोकने का प्रयास करता है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ है ना। ये कहानी समझ में आए। कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसे रोकने के लिए इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, हाँ है ना। इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या हुई, क्लॉकवाइज। समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ रुक रही है तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे भगाना पड़ेगा। भगाने के लिए किस
डायरेक्शन में भगाना होगा, सेम डायरेक्शन में भगाना होगा। सर कभी उल्टी डायरेक्शन में भगा दिया तो अरे वो तो और रुक जाएगा ना, हमें रोकना थोड़ी है, हमें तो उसे भगाना है, भगाने के लिए सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं मिले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने का मैंने वादा किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, ए प्लेट और एक बी प्लेट, दो प्लेट से मिलकर ही कैपेसिटर बनता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नेट तेजी से पास आ रही है। अच्छा बताओ कौन सी मैग्नेट पास आ रही है, कौन सा पोल पास आ रहा है, साउथ पोल। अच्छा साउथ पोल पास आ रहा है। साउथ पोल कभी पास आ रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करंट पैदा होगा इसके कॉस का अपोज करेगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे साउथ पास आ रहा है तो साउथ को पास आने से रोकने के लिए यहाँ पर बच्चों बोलो क्या क्रिएट हो जाएगा इस वाले एंड पर। और देखिए ऑब्जर्वर इस जगह बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर इस जगह बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर इस जगह बैठे बैठे देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर इस जगह बैठे हुए देख रहा है तो साउथ पोल है, तो ऑब्जर्वर को यहाँ पर कौन सा पोल नजर आएगा, साउथ पोल नजर आएगा, हाँ है ना। अब साउथ पोल नजर आ रहा है तो साउथ पोल का फैशन देखिए, साउथ पोल का फैशन कुछ इस तरह से, हाँ है ना। साउथ पोल मतलब करंट कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी कि नहीं होगी। पर आप देखिए यहाँ पर करंट नहीं पूछा, कैपेसिटर की पोलैरिटी पूछी है। तो सोचो कभी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आप जानते हैं करंट हमेशा प्लस से निकलता है और ख़त्म कहाँ होता है, माइनस पे। इसका मतलब बी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी का, तभी तो करंट निकल रहा है। और ख़त्म कहाँ होगा, ए पर। तो बी की पोलैरिटी प्लस हो गई, बी की पोलैरिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ए की पोलैरिटी नेगेटिव हो गई। मैंने बुक में ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, आपको साउथ को पास ले जाए, नॉर्थ को दूर ले जाए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए साउथ को पास ला रहे हैं तो साउथ क्रिएट होगा, कभी नॉर्थ को पास लाते तो नॉर्थ क्रिएट होता, और नॉर्थ का फैशन अलग होता है, नॉर्थ का फैशन एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर अलग होता। देखिए 4 केस बन सकते हैं एक ही टॉपिक के, पास ले जाओ साउथ को दूर ले जाओ, नॉर्थ को पास ले जाओ, नॉर्थ को दूर ले जाओ, तो चारों केस में आंसर अलग आएंगे। ये बात समझ रहे होंगे आपको। तो मैंने तो एक केस समझा दिया और एक केस समझ में आ गया तो सारे समझ में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, वादे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कॉइल्स। यहाँ पर आपको कॉइल 1 दिख रही है, हाँ है ना बच्चों। तो ये कॉइल 1 हो गई और ये क्या हो गई बच्चों, कॉइल 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक मैग्नेट मोशन कर रही है। मैग्नेट क्या कर रही है बच्चों, मोशन कर रही है। अब देखिए इस तरफ देखें तो इस तरफ नॉर्थ पास आ रहा है, और इधर से देखें तो यहाँ से साउथ दूर जा रहा है, नहीं आया। देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके लिए नॉर्थ पास आ रहा है, पर इसके लिए साउथ क्या हो रहा है, इस कॉइल से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, तो खुद कौन रोक सकता है बच्चों, नॉर्थ पोल, हाँ है ना। यहाँ पर नॉर्थ पास आ रहा है, यहाँ पर नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, खुद नॉर्थ पोल, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के कारण करंट की डायरेक्शन देखिए कैसी होगी, एसी, हाँ है ना। और इस तरफ देखें तो कैसी होगी, इस तरफ देखिए ऐसी होगी, नॉर्थ पोल। देखिए ये एरो इसलिए बनाया गया है, नॉर्थ पोल को बड़ा बना दे। तो अब कहाँ बनाऊँ आप देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बोलिए कैसी होगी, एंटी क्लॉक वाइज। अब बच्चों आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, देखिए इस तरफ से साउथ दूर जा रहा है, साउथ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, साउथ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, तो जवाब है साउथ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, खुद नॉर्थ पोल, हाँ है ना बच्चों, हाँ है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि साउथ दूर जा रहा है, साउथ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के कारण बच्चों बताओ करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि नहीं होगी, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। और बच्चों बताओ करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉक वाइज, क्या होगी बच्चों,
क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए इतने क्वेश्चन करवा ली, अब अगले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करें। हाउ विल द पोजिशन ऑफ लूप अफेक्टेड। ये लूप है जो कि टंगा हुआ है हवा में, और साउथ इससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अच्छा बच्चों बताओ, साउथ दूर जा रहा है, साउथ को दूर जाने से कौन रोकेगा, साउथ को दूर जाने से कौन रोकेगा, तो साउथ को दूर जाने से कौन माइका लाल रोकेगा, कौन रोकेगा बच्चों, नॉर्थ पोल। साउथ दूर जा रहा है तो दूर जाने से कौन रोकेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के कारण करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों बताओ क्या हो जाएगी। ये कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर करंट का नहीं पूछा है, क्या पूछा है, हाउ विल द पोजीशन ऑफ लूप अफेक्टेड। अब कोई लूप लटका हुआ है, अपने आप तो हिलेगा नहीं बिना किसी फोर्स के, मतलब जैसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ तो नॉर्थ क्या करेगा, साउथ का पीछा करेगा। हाँ है ना, इसका मतलब ये मूव क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो हम कहेंगे किस तरफ, अरे नॉर्थ अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, साउथ की तरफ, तो ये पोल कहाँ की तरफ भागेगा, इस तरफ, तो हम लिखेंगे इट मूव टूवर्ड्स मैग्नेट। सही है, ये कहाँ की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, मैग्नेट की तरफ, या फिर कहें कभी आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिखोगे राइट साइड की तरफ। कहाँ की तरफ बच्चों, राइट साइड की तरफ। मैं फिर से बता दूं, आप एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। सर कैसे, साउथ दूर जा रहा है, साउथ पास आ रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने करवा लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इसे जल्दी से क्या कर ले बच्चों, नोट डाउन कर ले। मैं आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन और करवाता हूँ और मज़े दिला देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करें। और फिर हमें फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल भी करने हैं और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, लेंज लॉ को और अच्छे से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेके आते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक नए क्वेश्चन को। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केस दिए हुए हैं। पहले केस में मैंने क्या दिया है, कॉइल ली हुई है, ठीक है, ये कॉइल जो है वो कुछ इस तरह से रखी हुई है, ऐसा नहीं कि इस तरह से रखी है, वो ऐसी रखी हुई है। ये कॉइल है, देखिए ये कॉइल है, और यहाँ पर ये मैग्नेट जो है मूव कर रही है, ये मूव करते हुए अंदर से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। देखिए ये अंदर से ऐसे मूव करते हुए बाहर निकल गई। समझ गए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही जाएगा तो साउथ पोल दूर जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि भैया देखने वाला आदमी कहाँ खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है। देखिए आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बताओ ये मेरा हाथ कैसा मूव हो रहा है, बताइए मेरा हाथ कैसा मूव हो रहा है। तो क्या आपके मन में एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है, तो जवाब है एंटी क्लॉकवाइज सही है, पर मेरी नज़र से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज गलत है, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हुआ हूँ तो मेरी तरफ से ये हाथ जो है क्लॉकवाइज चल रहा है। तो देखिए देखने का नज़रिया अलग अलग है, देखने का नज़रिया क्या है बच्चों, अलग अलग। जैसे मैं आपसे कभी कहूँ बच्चों बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर कभी ऑब्जर्वर इस जगह खड़ा है तो उसे 9 नज़र आएगा, पर कभी ऑब्जर्वर इस जगह खड़ा है तो उसे क्या नज़र आएगा, 6 नज़र आएगा। हाँ है ना बच्चों, तो यहाँ पे नज़रिए की बात चल रही है। ऑब्जर्वर इस जगह खड़ा है तो 6 देखेगा, पर इस जगह से देखें तो ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा, 9 नज़र आएगा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बताओ मेरा हाथ कैसा घूम रहा है, तो आप कहेंगे सर मैं अपनी नज़र से देखूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, पर कभी मैं अपनी नज़र से देखूं तो कैसा नज़र आएगा, क्लॉकवाइज नज़र आएगा। अब देखिए, अब दोनों एक ही नज़र से देखते हैं तो बताओ कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। हाँ है ना बच्चों, अब आपकी नज़र और मेरी नज़र सेम है तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठाना ज़रूरी है, तो एक काम करते हैं हम ऑब्जर्वर को बिठाई देते हैं। तो ऑब्जर्वर को हम इस जगह बिठा देते हैं। ऑब्जर्वर को हमने किस जगह बिठा दिया है बच्चों, राइट साइड। कहाँ बिठा दिया है, तो अब जो भी आंसर आएगा वो किस नज़र से आएगा, राइट साइड से। ये आप फिक्स कर दें कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। सर कभी हम यहाँ बिठा दें, अरे भाई वहाँ भी बिठा सकते हैं, तो आप अपने आंसर में ऑब्जर्वर को बता देना कि ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अभी हमने ऑब्जर्वर को कहाँ बिठा दिया, राइट साइड में। चलिए ऑब्जर्वर इधर से है,
अब देखिए नॉर्थ जैसे ही पास आया तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि भैया नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पर ऑब्जर्वर की साइड पर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। सर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, खुद नॉर्थ ही रोक सकता है। तो अभी फिलहाल कभी हम यहाँ पर मूव करें तो ऑब्जर्वर की तरफ से करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ है ना बच्चों, कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो यहाँ से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। सर क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, खुद नॉर्थ। और नॉर्थ का देखिए मुंह कैसा होता है, कैसा होता है इस तरफ से, तो ये करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑब्जर्वर साइड, ऑब्जर्वर साइड। और ये ऑब्जर्वर साइड कहाँ है, राइट साइड। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है बच्चों, राइट की तरफ बैठा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर कभी हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, हाँ है ना। अब साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोक सकता है, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर जैसे ही साउथ पोल, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, सॉरी मैग्नेट यहाँ पर दूर जा रही है, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोक सकता है, जवाब है नॉर्थ पोल। तो इस तरफ से बोलो क्या क्रिएट होगा, तो इस तरफ से क्रिएट होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरफ से नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरफ नॉर्थ पोल से करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पर कभी हम ऑब्जर्वर की तरफ से देखें तो करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। सर क्यों, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर अब उस तरफ है, ऑब्जर्वर उस तरफ है, और कभी यहाँ पर बीच में मैं यहाँ पर कॉइल रख दूँ तो ऑब्जर्वर तो उस तरफ बैठा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मेरे लिए अलग चीज़ होगी और आपके लिए अलग चीज़ होगी। तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे ही साउथ पोल यहाँ से दूर निकला तो साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोक सकता है, नॉर्थ पोल रोक सकता है। अब नॉर्थ पोल यहाँ पर कभी हम बात करें, नॉर्थ कैसा होता है, तो नॉर्थ जो होता है कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो कभी मैं कहूँ कि यहाँ पर अब करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पर एंटी क्लॉकवाइज तब होगा जब ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में। अभी तो आपने ऑब्जर्वर को बिठा दिया है कहाँ पर, राइट साइड में, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्या होगी बच्चों, क्या होगी सेकेंड केस में, सेकेंड केस में करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट। सर ये कब होगी, जब ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा है, राइट साइड। ये ऑब्जर्वर की साइड क्या है बच्चों, राइट साइड है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर एक काम करते हैं, हमें थोड़ा सा डाउट है। एक काम करते हैं, फर्स्ट केस में जब ये इधर आ रहा था तो ऑब्जर्वर को राइट साइड में बिठा देते। एक काम करते, ये तो हमारे ऊपर है ना। अब सेकेंड केस में हम ऑब्जर्वर को एक काम करते इस जगह बिठा देते, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कहाँ पर, इस बार कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, राइट साइड में। सेकंड केस में कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो चलिए देखते हैं। अब लेफ्ट साइड से ऑब्जर्वर देख रहा है, जैसे ही साउथ दूर गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल, हाँ है ना। और नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया तो नॉर्थ पोल किसकी डायरेक्शन बताता है, तो देखिए किसकी बताता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भैया करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट साइड। कहाँ से बच्चों, लेफ्ट साइड। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट साइड से क्लॉकवाइज ही होगी। पर अब इतना मत सोचिए, क्योंकि मैं आपकी डायरेक्शन बताने लगा तो मेरी डायरेक्शन उल्टी होगी, और मेरी बताने लगा तो दूसरी आपकी उल्टी होगी। तो एक काम करते हैं, जब यहाँ पर कॉइल थी, जब इधर से आ रही थी तो मैंने ऑब्जर्वर को आपको बना दिया, और जब इधर आ रही थी तो मैंने ऑब्जर्वर अपने आप को बना दिया। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई तो एक बार और वीडियो। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, पर उसमें सिर्फ एक ही मैग्नेट थी। इसमें कितनी मैग्नेट है, 2 मैग्नेट है। तो बच्चों जब भी 2 मैग्नेट आ जाए तो भैया आपको ऑब्जर्वर को बिठाना ज़रूरी होगा। तो एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं। कहाँ बिठा देते हैं, तो ऑब्जर्वर को हमने कहाँ पर बिठा दिया बच्चों, लेफ़्ट साइड में। ऑब्जर्वर फिलहाल कहाँ बैठा हुआ है, लेफ़्ट साइड में, ये बैठा हुआ है। अब देखिए
यहाँ पर जैसे ही नॉर्थ पोल पास में गया, नॉर्थ पोल जैसे ही पास में गया तो नॉर्थ पोल को पास में जाने से कौन रोकेगा, कौन रोकेगा बच्चों? नॉर्थ पोल ही रोकेगा। अब नॉर्थ पोल ही रोकेगा तो यहाँ पर जो करंट होगा इस तरफ से देखने पर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर अभी देखने पर करंट जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो करंट जो होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इधर से देखते हैं, अब ऑब्जर्वर को इस तरफ बिठा के देखते हैं। तो ऑब्जर्वर को मैंने अब यहाँ पे बिठा दिया, ये ऑब्जर्वर यहाँ से बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहा है, ये देख रहा है, आपको लग ही रहा होगा ऑब्जर्वर। तो जैसे ही साउथ पोल पास में आया तो साउथ को पास में आने से कौन रोक सकता है? तो आप कहेंगे साउथ को पास आने से कौन रोक सकता है? साउथ पोल खुद रोक सकता है, साउथ पोल खुद रोक सकता है। तो बच्चों इधर से देखने पर साउथ नज़र आ रहा है, तो इधर से देखने पर क्या नज़र आएगा? आप खुद ही सोचिए, इधर से देखने पर साउथ पोल नजर आ रहा है, इस आदमी को साउथ पोल नजर आएगा, तो इस आदमी को फिर से क्या नजर आएगा? इस आदमी को फिर से क्या नजर आएगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के कारण करंट कैसा फ्लो होगा? कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट हमेशा प्लस से निकलता है, तो ए प्लस हो गया और बी क्या हो गया? माइनस। देखिए करंट हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस पर एंड होता है। देखिए यहाँ पे कहानी बहुत टफ चालू हो गई है, आपको दिमाग कंसेप्ट लगाने होंगे। 12th क्लास इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच के बैठे हुए हैं। देखिए नॉर्थ जैसे ही दूर गया तो नॉर्थ को दूर जाने से, नहीं नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है? नॉर्थ पोल। तो इधर से देखने पर क्या हो मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर साउथ पास में आ रहा है, तो साउथ पास में आ रहा है तो साउथ को आने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? इस तरफ से देखने पर साउथ पोल, पर इस तरफ से देखने पर तो उल्टा नजर आएगा ना, नॉर्थ पोल नजर आएगा। तो इस तरफ से देखने पर करंट की पोलैरिटी क्या होगी? ए की प्लस और बी की क्या होगी? माइनस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि लेंज लॉ का लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेट फॉल्स फ्रीली आना चाहिए, फ्रीली ऑन कॉइल। आपको समझ में आ गया होगा, एक कॉइल है और कॉइल में से मैग्नेट क्या हो रही है? फ्रीली गिर रही है। तो देखिए क्या है, अब जैसे ही यहाँ पर ये मैग्नेट नीचे गिरेगी तो इधर ऑब्जर्वर अभी फ़िलहाल कहाँ है? इस जगह, ये जगह से टुकुर टुकुर देख रहा है बच्चों, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। अब जैसे ही नॉर्थ पोल नीचे गिरेगा तो इस तरफ से देखने पर नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है? तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल खुद रोकेगा। यहाँ पर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ को रोकने के लिए कौन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा? तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो ऊपर से देखने पर करंट जो होगा कैसा फ्लो होगा? करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। सही है, कैसा फ्लो होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अभी कहानी खत्म। अब ये नीचे गिर गया, नीचे जैसे ही गिरा तो साउथ पोल नीचे की तरफ जाने लगा। अब साउथ पोल नीचे जा रहा है तो साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोक सकता है? तो इस तरफ कभी ऑब्जर्वर बिठा दूं, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर की कहानी है, ऑब्जर्वर को बिठाना ज़रूरी है, ऑब्जर्वर नहीं बिठा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर को मैंने इस तरफ बिठा दिया। साउथ पोल जैसे ही नीचे गया तो यहाँ पर साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोकेगा बच्चों? नॉर्थ पोल रोकेगा, हाँ है ना। तो कभी इधर से देखेंगे तो इधर से भी करंट कैसा नज़र आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। पर आप इस भैया से पूछो कि भैया पहली बार करंट कैसा फ्लो हुआ, तो पहली बार एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड केस में क्लॉकवाइज फ्लो होगा। सेकंड केस में ये इसकी नज़र से क्लॉकवाइज होगा, पर इसकी नज़र से क्या होगा? पहले में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। नज़र का फेर है भाई, नज़र का। सर क्यों? क्योंकि पहले के लिए पहला तो एंटी क्लॉक है पर दूसरा जो है क्लॉक है, और यहाँ पर पहले इस आदमी के लिए पहला जो क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे नज़रिए की बात है, सही है, तो नोट डाउन कर ले। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं और हम फैराडेज लॉ के 2 न्यूमेरिकल करके फैराडेज लॉ को भी कंप्लीट करते हैं। नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए
अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसके टर्न्स जो है 500 टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, 500 टर्न्स है। और उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये रेडियस दी हुई है इसकी, 500 टर्न्स दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस कॉइल का दिया हुआ है 2 ओम, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सर्कुलर कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर रखी हुई है, हाँ है ना, ये सही बोल रखा है। एक बार फिर से देखते हैं, इस प्लेस विथ इट्स प्लेन, इसका जो प्लेन है किसका, सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के देखिए क्या है, परपेंडिकुलर, यही बना रहा है ना 90 डिग्री। तो आप देख लीजिए परपेंडिकुलर, मैं इस कॉपी को फिर से यूज करूंगा थोड़ी देर बाद। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये सर्कुलर कॉइल थी, हमने क्या किया, इसको रोटेट किया कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। सर कहाँ से रोटेट किया, वर्टिकल डायमीटर, इसे वर्टिकल डायमीटर कहते हैं, तो इस वर्टिकल डायमीटर से रोटेट किया, हाँ है ना बच्चों, रोटेट किया, वो भी कितने एंगल से, 180 डिग्री से, इन 0.25 सेकेंड, कितने सेकेंड में, मतलब कोई चीज़ ऐसी रखी थी उसे रोटेट करके ऐसा कर दिया 0.25 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। ठीक है बच्चों, तो हमें ईएमएफ निकालना है, तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कौन सा, बाय फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ पता होना चाहिए बच्चों। फैराडेज लॉ क्या होता है, तो फैराडेज लॉ होता है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, याद होगा आपको। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए हुए हैं 500, तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह हम क्या लिखे थे, 500। और सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे भैया बाद वाला फ्लक्स माइनस शुरू वाला फ्लक्स और डिवाइड बाय टाइम। और टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ है, तो कितने टाइम में चेंज हुआ है, 0.25 सेकेंड में। अब क्वेश्चन ये है कि ईएमएफ निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आ गए, टाइम भी आ गया, अब फ्लक्स में चेंज भी तो निकालना होगा। तो फ्लक्स में चेंज निकालने के लिए पहले आपको इनिशियल फ्लक्स निकालना होगा, इनिशियल फ्लक्स। सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, होता है BA cos थीटा। याद है आपको फ्लक्स का फॉर्मूला, सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। सर B क्या है, तो B जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, कितनी, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और सर इस कॉइल का एरिया कितना दिया है, तो कॉइल का एरिया तो नहीं दिया, पर कॉइल की क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। तो एरिया किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से 0.1 का स्क्वायर। और थीटा कितना होगा, तो सोचिए थीटा कितना होगा, तो आपको बता दूं थीटा कितना होगा। मैं फिर से इस कॉपी पे आता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था ये कितना एंगल बना रहा है, तो एरिया ऐसा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ और इसका एरिया जो होगा वो भी किस तरफ, उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ, एरिया भी उस तरफ, तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। सर नहीं आया तो एक बार वो बताता हूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, ठीक है, आपकी मेरी कॉपी भी ऐसी थी, और इसका एरिया भी तो किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, 1, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 तो एज इट इज़, पाई को मैं आगे लिख देता हूँ, और ये कितना चल रहा है 10⁻⁻5, और 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, जिसे हम 10⁻2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 पाई × 10⁻⁷ वेबर।
अब इनिशियल फ्लक्स निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, फाइनल फ्लक्स। सर फाइनल फ्लक्स कैसे निकाले, तो फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला भी क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। बी कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। एरिया कितना है, तो एरिया तो चेंज नहीं हुआ है, कितना है, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। और आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर कितने से रोटेट किया है, 180 डिग्री से, तो एंगल जो है 0 से कितना हो गया, 180। और cos 180 कितना होगा, -1 होगा। cos 180 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, -1। तो आप देखें ये क्वांटिटी सेम, ये भी सेम, और बस ये क्वांटिटी में चेंज आया है, तो ये जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 500, φ2 कितना है, ये है, तो माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। और φ1 कितना है, तो φ1 जो है वो भी इतना ही है, 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाय टाइम, और टाइम कितना है, 0.25। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बिना टेंशन के सॉल्व करते हैं। तो माइनस का पहले तो ये पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो, ठीक है। अब ये 25 4 100, तो 4 इंटू 500 मिलके हो जाएगा 2000, और माइनस का 3 पाई और माइनस का 3 पाई मिलके हो जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसे सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, जो कि मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे पास पहले से आंसर लिखे हुए होते हैं। तो आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF की वैल्यू ये रही, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो इस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर दे, 2 से, तो आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको मैं फैराडे लॉ के क्वेश्चन कराऊंगा, और ये देखिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इस लेक्चर को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा, नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि भैया EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। The flux through a coil perpendicular to the plane is varying according to the relation। आपको फ्लक्स का क्या दिया है बच्चों, एक रिलेशन दिया हुआ है, और कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उस पर मैं गोला लगाते जाता हूँ, और यहाँ पर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम, और आपको निकालना क्या है, इंड्यूस करंट। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको फैराडे लॉ पता होना चाहिए, यहाँ पे F कैपिटल। तो फैराडेज लॉ ऑफ EMI ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर कैसे कर पाएंगे। फैराडे लॉ होता है कि भैया इंड्यूस EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये नाम सुना होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सर माइनस भी आता है, कभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस आएगा ही नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कभी आप फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है, देखिए फ्लक्स जो दिया हुआ है 5t³ प्लस कितना बच्चों, 4t² प्लस कितना, 2t माइनस 5। अब यहाँ पर आपको EMF का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस फ्लक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो बच्चों 5t³ का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो 5 तो बाहर, और t³ का डिफरेंशिएशन होता है 3t²। कैसे होता है, 3 को नीचे उतार ले और पावर को एक कम कर दे, पावर को नीचे गिराया और पावर में से एक कम किया, प्लस 4। यहाँ पर t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t। सेम तरीका, 2 को नीचे गिराया और पावर को एक कम कर दिया, और यहाँ पे 2t का डिफरेंशिएशन 2 और t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो यहाँ पे EMF हमारा आ गया, कितना आया बच्चों, EMF का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ गया, 5 3 15t² प्लस 4 2 8t प्लस 2, ये आपका EMF आ गया, बिल्कुल आ गया।
पर आपसे ईएमएफ नहीं पूछा, क्या पूछा हुआ है, करंट पूछा हुआ है कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम दिया है। तो बच्चों टाइम की जगह तो पहले 2 डाल दें, 2 सेकेंड, क्योंकि जो भी करंट पूछा हुआ है वो 2 सेकेंड में पूछा हुआ है, तो ईएमएफ भी 2 सेकेंड में निकाल लेते हैं। तो क्या कर दे बच्चों, t की जगह 2 डाल दे, t की जगह 2 डाल दे, t की जगह 2 डाल दे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 15 4 ज़ा 60, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2, तो ये हो गया 76 प्लस 2 इज 78 वोल्ट हो गया। अब आपको करंट निकालना है, तो आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। अरे ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V अपॉन R, यहाँ पे V ना आते हुए ईएमएफ आएगा। तो E कितना है, 78 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, तो डिवाइड कर दें। तो 5 1 ज़ा 5, 28 हुआ, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30 एम्पियर। दिस इज़ योर आंसर। बच्चों ऐसे और भी न्यूमेरिकल हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिसमें हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना होता है। और बच्चों ईएमएफ का एक और फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का n/dt। सर ये कब यूज़ होगा, ये जब यूज़ होगा जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो, नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो n रख दीजिएगा। सर कभी फ्लक्स ना दिया हो, तो फ्लक्स ना दिया हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चों याद है आपको, BA cos थीटा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्लक्स ही दिया हो, इस क्वेश्चन में फ्लक्स दिया था, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में फ्लक्स ना दिए होते हुए मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो, एरिया दिया हुआ हो और एंगल की बात चल रही हो। तो अभी आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, और आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। हो सका तो इन क्वेश्चंस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, पर ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने की मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि खास वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। माना कि थोड़ा सा टफ था, ट्रिकी था, पर फिर भी कोशिश मैंने पूरी की है और आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, जल्दी ही नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।